दोस्तों, हमें कई बार ये स्कूलों में पढ़ना आता है कि गांधी जी के ज़रिए ही हमें आज़ादी मिली है। लेकिन आज़ादी के लिए जिन लोगों ने भारत के लिए योगदान दिया है उनमें से एक गांधी जी है। यह हमें याद रखना चाहिए। अंग्रेज शासक भी गांधी जी के अहिंसा का डर नहीं मानते थे जितना सुभाष चंद्र बोस के हिंसा का वो डर मानते थे। और वही खुद बताते हैं कि हमें भारत को छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के हिंसा का उन्हें डर था, ना कि गांधी जी के अहिंसा का डर था। दोस्तों, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को द अनसंग हीरोज कहा जाता है, जिन्होंने आज़ादी मिलाने के लिए हमें यूरोपियन कंट्री से सहायता लेने की आवश्यकता जताई थी और इसमें वो पहले भारतीय भी माने जाते हैं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे तत्व का स्वीकार किया जो बहुत ही फेमस माना जाता है, जिसमें वो कहते हैं हमारे शत्रु का शत्रु हमारा मित्र हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ अनसंग, जिस तरह से वो हीरो माने जाते हैं, उसी तरह से उनके कुछ दिलचस्प जानकारी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें हम उनके विवाह, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष और मृत्यु के बारे में इंफॉर्मेशन हम लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और अपने मित्रों परिवारों को शेयर करना मत भूलना और कमेंट देना भी मत भूलना। दोस्तों, हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ था और इस अधिवेशन से पहले ही गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना था। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था और इसलिए कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथों में किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षीय भाषण इतना प्रभावित हुआ भी कि किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग की स्थापना की और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बन गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान की परिषद भी स्थापन की थी। 1937 में जापान ने चीन पर जब आक्रमण कर दिया, उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में चिकित्सीय दल भेजने का निर्णय भी लिया था। आगे चलकर जब सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहायता किया, तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फासिस्ट कहने लगे। मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष चंद्र बोस न तो जापान की कठपुतली थे और न ही वे फासिस्ट विचारधारा से सहमत थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद रहने के बावजूद भी परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष चंद्र बोस कुछ काम नहीं कर पा रहे थे और आखिर में तंग होकर उन्होंने किस तरह से कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, इसकी हम जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना था, मगर उन्हें सुभाष चंद्र बोस की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा रहे थे और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। और इसी वक्त सुभाष चंद्र बोस ने एक नई नीति भारत में अपनाई, वो यह है कि अपने शत्रु का शत्रु अपना मित्र हो सकता है। यानी कि इंग्लैंड हमारा शत्रु है तो उनका जो शत्रु है, हिटलर है या जापान है, वो हमारा मित्र
हो सकता है और उनकी सहायता लेकर हम अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी मिला सकते हैं। ये प्रयास भारतीय इतिहास में सबसे पहला ऐसा हुआ है, जो ये पहले ही ऐसे नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अदर कंट्रीज की सहायता लेकर हम युद्ध कर सकते हैं, अंग्रेज़ों से पराजित कर सकते हैं, ऐसा फैसला लिया था, ऐसा विचार उन्होंने लाया था। लेकिन यही उनकी कार्य पद्धति गांधी जी को पसंद नहीं आई है और उन्होंने जब अपने अध्यक्षीय काल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष बना रहना चाहा, लेकिन गांधी उनसे सहमत नहीं थे, उनसे अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन रखा। इनके अलावा प्रफुल्ल चंद्र रॉय और मेघनाद साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष चंद्र बोस को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात तक नहीं मानी और कोई समझौता न हो पाने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जो इससे पहले कभी भी चुनाव नहीं हुआ था। सब समझते थे कि जब गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया का साथ दिया है तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष चंद्र बोस को चुनाव में 1580 मत और सीतारामैया को सिर्फ 1377 मत ही मिले, यानी कि इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई है। गांधी जी के ना कहने के बावजूद भी, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष चंद्र बोस के तरीके से सहमत नहीं है तो कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के लगभग 14 में से 12 सदस्य ने इस्तीफा दे दिया और जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस जब अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ, इस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर से लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं और उनके साथियों ने भी सुभाष चंद्र बोस को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक तक नहीं मानी। परिस्थिति ऐसी बनी कि सुभाष चंद्र बोस कुछ काम नहीं कर पाए और आखिर में तंग आकर उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जर्मनी में प्रवास हुआ और हिटलर से मुलाकात भी की और उसके बाद पूर्व एशिया में अपना अभियान शुरू किया। पूर्व एशिया पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रासबिहारी बोस ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। जापान के प्रधानमंत्री नेताजी के व्यक्तिमत्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया और कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद के सामने अपना भाषण दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में हरजी हुकूमत आजम हिंद यानी कि स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की जब स्थापना की, तब उस सरकार में
वो खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी बने। ये सरकार को कुल 9 देशों की मान्यता मिली, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड और मांचुको ऐसे देशों का समावेश होता है। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी अस्थायी सरकार को दे दिया और सुभाष चंद्र बोस ने उनका बाद में स्वराज्य और शहीद रख दिया है। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना से अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया था और आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई थी। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहां के स्थायी भारतीय लोगों के आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए उनसे आर्थिक मदद देने का आह्वान भी किया था। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया और अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जीत हासिल किया और इससे पहले हमने देखा कि जिनका नाम शहीद और स्वराज बना दिया था। और दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों ने पीछे हटा। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य में बारे में बताया। और इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा और तभी से भारत में मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब युद्ध करने के लिए संकट में थे तो इस वक्त इस युद्ध में यानी कि आज़ाद हिंद सेना की जीत के लिए उन्होंने गांधी जी को आशीर्वाद मांगे थे और आशीर्वाद मांगते वक्त उन्होंने राष्ट्रपिता इस शब्द का उच्चार किया था। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विवाह के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हमें यहाँ दिखाई देते हैं। सन 1933 से लेकर 36 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे और यूरोप में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। वहाँ वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त भी बन गए। जिन दिनों सुभाष चंद्र बोस यूरोप में थे, उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन ऑस्ट्रिया में हो गया था, तो सुभाष चंद्र बोस वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना भी दी। बाद में सुभाष चंद्र बोस में विट्ठल भाई पटेल से मिले। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष चंद्र बोस ने मंत्रणा की, जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस विश्लेषण में उन दिनों ने गांधी के नेतृत्व की जमकर निंदा की। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल जब बीमार हो गए तो सुभाष चंद्र बोस ने उनकी बहुत सेवा की, मगर विट्ठल भाई पटेल नहीं बच सके, उनका निधन हो गया। विट्ठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया। सरदार पटेल ने इस वसीयत को लेकर अदालत में मुकदमा चलाया और यह मुकदमा जीतने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सारी संपत्ति गांधी के हरिजन सेवा कार्य में भेंट कर दी।
1934 में सुभाष चंद्र बोस को अपने पिता के मृत्यु शैया पर होने की खबर मिली और खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कलकत्ता लौटे। यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चला था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी वे कोलकाता गए। कोलकाता पहुंचने ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन में जेल रखकर वापस यूरोप भेज दिया। यूरोप में 3 साल रह चुके सन 1934 में जब सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में अपना इलाज करने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाली टाइपिस्ट की आवश्यकता थी। उनके एक मित्र ने एमिली शेंकर नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में बाड़गास्टेन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रच दिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा था और अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, अनीता सिर्फ 3.25 साल की थी। इसी वक्त द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का पड़ता जब उल्टा पड़ने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अपने हार मान ली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नया रास्ता ढूंढना जारी पड़ा। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मांचूरिया की तरफ से जा रहे थे और इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षव विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइवान हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदेई, पायलट तथा अन्य कुछ लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए। उन्हें ताइकोन सैनिक अस्पताल ले गया जहां उन्हें ने दम तोड़ दिया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रख दी और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात 9 बजे हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मरे गए। दोस्तों, 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में जब तीसरा आयोग बनाया गया, 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग का यह रिपोर्ट स्वीकार नहीं किया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना मत भूलना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।